अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिला है। ये इन दोनों की बात है जब मैं 13 साल की थी। मेरा नाम मेरे मामू के बेटे के साथ मंसूब कर दिया गया। मामू ममानी ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। मैं इसे कम उम्र में ही पसंद करने लगी थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी पसंद इसके लिए बढ़ती जा रही थी। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात पर मुझे फ़ख्र महसूस होता था। सब मुझे कहते कि अनिला, तुम तो महलों के लिए बनी हो। खैर, मैं 20 साल की हुई तो मेरी इसके साथ शादी कर दी गई। मुझे अपनी मोहब्बत पाकर बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मोहब्बत हर किसी को यूं ही नहीं मिल जाया करती। मैं इस घर में आ चुकी थी। वो अकेला रहता था। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। इसका छोटा सा घर था। मेरे ख्वाबों में तामीर किए गए घर से तो काफ़ी छोटा था, मगर मैं जानती थी कि हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक चीज़ का एहसास हो गया कि ज़िंदगी में इस मोहब्बत के सहारे नहीं गुजारी जाती। अब तो 3 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि मेरा शौहर एक फैक्ट्री में मामूली सा वर्कर था। शादी से पहले मामू ममानी ने बताया था कि वो फैक्ट्री में मैनेजर लगा हुआ है, मगर एक दिन इसने खुद ही सब हकीकत मुझे बता दी कि ये सब झूठ है। इसने मुझे पाने के लिए बोला था, वरना मेरे वालिदैन रिश्ता होने के बावजूद भी कभी भी मेरी शादी इसके साथ नहीं करते। खैर, अब क्या हो सकता था। ज़िंदगी तो अब मुझे इसके साथ ही गुजारनी थी। मकान भी किराए का था। दिन गुजरते गए, मगर अब हालात और भी ख़राब होने लगे थे। बिजली न होने की वजह से फैक्ट्री कई रोज़ तक बंद रही थी। 3 माह हो चुके थे। मकान का किराया भी नहीं दिया था। सच बताऊं तो अब मैं भी तंग होना शुरू हो गई थी। हसन जो तनख्वाह लाते, रोटी में मुश्किल से पूरी होती थी। गांव जाने के लिए हसन तैयार नहीं थे। मैंने एक दिन हसन से नौकरी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो मुझसे लड़ने लगे कि कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तब मेरे मुंह में जो आया मैं बोलती गई। आखिरकार थक आकर वो नौकरी के लिए मान गया। मैं खूबसूरत थी, जवान थी। पहली जगह ही इंटरव्यू देने के लिए गई तो उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया। मेरी जॉब एक होटल पर लगी थी। मुझे रिसेप्शन पर बैठने का काम दिया गया था। बॉस ने मुझे ताकीद की थी कि तुमने रोज़ाना तैयार होकर मेकअप करके आना है। मैं मजबूर थी। मुझे कोई इतराज़ नहीं था। हसन मुझे होटल छोड़ने भी जाता और लेकर भी आता था, मगर मुझसे बात नहीं करता था। अक्सर हम दोनों में लड़ाई होने लगी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर बैठूं, घर का ख्याल रखूं, मगर मेरे से अब इस 4 दीवारी में कैद होकर नहीं रहा जाता था। एक रोज़ हम दोनों की खूब लड़ाई हुई। हसन मुझे छोड़ तो आया, मगर वापसी लेने नहीं आया। मैं परेशान हाल होटल से बाहर खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी, मगर हसन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इसका नंबर भी मुसलसल बन जा रहा था। शाम ढलने को आई थी। मौसम में खनकी बढ़ती जा रही थी कि अचानक एक बड़ी सफ़ेद चमकती गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। इसकी अगली सीट का शीशा खुला, जिसमें से एक हसीन नौजवान ने गर्दन बाहर निकाल कर कहा कि आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी गाड़ी और इसका होलिया देखकर साफ लगता था कि वो किसी सल्तनत का राजा हो, मगर मैं इस तरह किसी अजनबी के साथ कैसे बैठ सकती थी। मैंने पहली बार भी इसके साथ बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और फिर बोला कि आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी रात हो रही है, अकेली अब क्या करेंगी। इसकी बात मुझे मुनासिब लगी थी, क्योंकि वाकई अंधेरा गहरा हो रहा था। मैं डरते कदमों से आगे बढ़ी, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अभी गाड़ी ऑफिस से थोड़ी दूर ही निकली थी कि इस लड़के ने मुझसे अजीब बात कही। कहने लगा, मुझे सब पता है, आज आप अपने मियाँ से लड़कर आई थी। इसकी बात सुनते ही मैं हैरत में पड़ गई। मेरी चेहरे के बदलते रंग देखकर इससे साफ मालूम हो गया कि मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने पूछा कि आपको कैसे मालूम, मगर मेरे पूछने से पहले ही इसने बता दिया कि हमारे घर के सामने वाले कोठी में रहता हूँ। रोज़ आप लोगों के लड़ने की आवाज़ें आती हैं, तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा कि बस ऐसे ही कभी कभार बहस हो जाती है। तब इसने कहा कि जब से आपकी शादी हुई है
मैं आपको देख रहा हूँ, आप किसी प्रस्थान से आई हुई परी लगती हैं। कोई बदकिस्मती होगा जो आप जैसी हसीन बीवी पाकर भी इस कदर नाकदरी करता होगा। इसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। पता नहीं चला कि वो सफ़र कैसे गुजरा और मैं कैसे घर पहुंच गई। आज मुझे लग रहा था कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मैंने हसन से प्यार किया था, मगर हसन ने आज तक मेरी इस तरह की तारीफ नहीं की थी। सोच भी नहीं सकती थी कि एक मामूली सी लड़की को एक शहजादा पसंद कर सकता है। खैर, अब मैं हकीकत में वापस आ चुकी थी। घर में दाखिल होते ही मैंने हसन को देखा, जो कमरे में लेटा हुआ था। मुझे देखते ही बोला कि आज तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए लेने नहीं आ सका। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से बैग रखकर कपड़े बदलने चली गई। अगले दिन जो ही गुजरे, अब मैंने हसन को कह दिया था कि मैं खुद ही होटल चली जाया करूँगी। इसे इस बात से कोई ख़ास मसला नहीं था, क्योंकि वो खुद भी बहुत मसरूफ़ होता था और मुझसे बेजार हो चुका था। मगर दर हकीकत मैं अकेली होटल नहीं जाती थी। रोज़ मुझे अहमद होटल छोड़ने आता और वो रोज़ाना पिछली गली में मुझे लेने आता। मैं वही खड़ी इसका इंतज़ार करती। मुझे किसी शहजादी की तरह अपने पहलू में बिठाकर होटल ले जाता। मेरे दिल में इसके लिए पसंदीदगी के जज्बात बढ़ रहे थे। सारे रास्ते वो मुझसे प्यार भरी बातें करता, मेरी खूबसूरती को सराहते ना थकता। हसन के साथ तो मेरा दम घुटने लगा था। हसन के नखरे और लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने इसे तंग आकर कह दिया कि मुझे तलाक दे दो। वो मेरी ये बात सुनकर इसने मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि हालात के आगे मजबूर हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाए। वो मुझे किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था, मगर अब मैं अहमद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अब मैं और अहमद इकट्ठे देर तक बाहर रहते। मुझे घर आते आते मगरिब हो जाया करती। यह बात हसन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रोज़ यूं ही अहमद और मुझे आने में देर हो गई। रात के 8 बज रहे थे। इस रोज़ अहमद ने मुझे घर के दरवाजे पर छोड़ा, क्योंकि अंधेरा भर चुका था। मैंने घर का दरवाज़ा देखा, वो पहले ही खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई। हसन सामने ही इंतज़ार कर रहा था। इसकी आंखों से मुझे अजीब वहशत हुई। मैंने वहीं ठटक कर इसे देखा और मेरी जानिब बढ़ा और बोला कि किसके साथ आई हो तुम। मेरा दिल इसकी बात सुनकर ठक से बैठ गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकदम चलाया कि किसके साथ आई थी। कौन था ये लड़का? मैंने भी हिम्मत जुटाकर कहा कि कोई नहीं था, मेरे होटल में काम करता है। देर हो गई तो छोड़ने चला आया। मेरी ये बात करने की देर थी कि इसने कहा कि तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाने से बेहतर था कि मैं किसी अंधे कुएं में छलांग लगा देता। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, इसे दोबारा कभी मत आना। मैंने इसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा तो बोला कि आज मैं तुम्हें इस नाम के रिश्ते से भी आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इसके इन 3 अल्फाज ने मुझे इस रिश्ते की कैद से आज़ाद करवा दिया। मेरी आंखों में फतह की खुशी दौड़ आई, मगर मैं खामोशी से कमरे में गई और इसी वक्त अपना सामान उठाकर अम्मी के घर चली गई। रो रो कर अपनी अम्मी को अपनी साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में बताया। अम्मी भी मेरी बातें सुनकर हैरान रह गई कि मुझे मोहब्बत के दावे करने वाला शख्स एकदम कैसे बदल सकता था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हसन ने भी किसी को तलाक की वजह नहीं बताई। वो यही कहता कि इसने अपनी मर्जी से तलाक दी है। हर कोई इसे ही कसूरवार समझता। जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई, मैंने अहमद से कहा कि वो अपनी वालदा को मेरा रिश्ता मांगने के लिए भेज दे। इसकी माँ जैसे ही तैयार बैठी थी, अगले ही दिन मेरा हाथ मांगने आ गए। इनका अखलाक बेहद अच्छा था, मुझसे बेटियों की तरह बातें कर रही थी। इस रोज़ मैं खुद को हकीकत में खुदकिस्मत लड़की समझ रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह मुझ पर इस तरह भी मेहरबान हो सकता है। आज मैं अहमद की मनकोहा बनी इसका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई और मुझे गौर से देखने लगी। फिर मेरे करीब आकर बोली,
خاندان میں کوئی بھی احمد کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر تم نے پتہ نہیں احمد میں کیا دیکھ کر یہ لال جوڑا پہنا ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلی گئی اور میں پریشان بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد احمد کمرے میں داخل ہوا، وہی احمد جس کے لیے میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے لبوں سے اپنی تعریفیں سننے کے لیے میں بے چین ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے لب کھولے تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ جاؤ واش روم میں کپڑے بدل کر آؤ۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ میں اٹھی اور کپڑے چینج کر کر آ گئی۔ اس نے میرے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ پھر بولے تمہارے میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے ایک بار پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیسا سوال پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کہ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے۔ پھر میں وہ اٹھ کے سامان کے پاس گیا اور بولا نہیں، یہ تو اتنا اچھا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولی اور کہا کہ دیکھو یہ میرا میک اپ کا سامان ہے، کتنا اچھا، کتنا شاندار ہے۔ تمہارے لپسٹک کے رنگ اتنے اچھے نہیں جتنے میرے ہیں۔ اس کی باتیں سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا خوف آنے لگا۔ وہ میری جانب مڑا اور کہنے لگا کہ آؤ میرا میک اپ کرو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت اچھا میک اپ کرنا آتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس عالیشان گھر میں گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگا کہ تم ایسے نہیں جا سکتی، آج تو نے مجھے تیار کرنا پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تم خود تیار ہوئی تھی۔ میں اس کا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگی۔ مجھے ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے سے نکلی۔ میری ٹکر ایک عورت سے ہو گئی اور میں اس کے قدموں میں جا گری۔ میں نے اس کے پیروں میں گرتے ہی کہا کہ مجھے بچا لو، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ میرے آنسو میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ عورت میری ساس تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک خوفناک سا تاثر تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ میری حالت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر بولی، دیکھو بیٹا، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ خود ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم کوئی زبردستی تمہیں گھر نہیں لائے، اب تمہیں ہر حال میں میرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں نے روتے ہی سوال کیا کہ آخر آپ کے بیٹے کو کیا بیماری ہے؟ وہ کیوں کر عورتوں جیسی حرکتیں کرنے لگا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تب انہوں نے بتایا کہ بیٹا، اصل میں یہ سب عادتیں تمہارے سسر میں پائی جاتی تھی، عورتوں کی طرح بننا، سنورنا، میک اپ کرنا، اور یہاں تک کہ وہ رات کو عورتوں کی طرح تیار ہو کر لوگوں کی شادی میں جا کر ناچا کرتے تھے۔ مجھے بھی یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ اب ہمارا بیٹا ہوا تو اس میں بھی اپنے باپ والی عادتیں تھیں، مگر میں نے اسے پڑھایا لکھایا اور اس کا علاج بھی کروایا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ دن کے وقت تو یہ ٹھیک رہتا ہے، مگر رات کے وقت جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تب یہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ عرصہ اور لگے گا۔ اب تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تمہیں واحد انسان لگتی ہو جو میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہو۔ ان کا ایک ایک الفاظ میرے دل پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی آسمانی بجلی میرے سر پر آ گری ہو۔ مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ میں خاموشی سے ایک طرف صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میری پوری رات جاگتے ہوئے گزری۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ سب کچھ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ جو کچھ بھی حسن کے ساتھ کیا، اس کے بعد مجھے اتنی سزا تو ملنی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو احمد کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، مگر اس کی اس دوہری شخصیت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ خیر وہ آفس چلا گیا اور دن بھر اسی کشمکش میں رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ احمد کی امی نے مجھے کہا کہ بہو اب تم خود ہی اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अहमद ना डॉक्टर के पास जा रहा है और ना ही कोई मेडिसिन खा रहा है। रात को जब वो वापस आया तो मैंने इसके लिए खाना लेकर गई, मगर इसका रवैया वही था। वो बोलता जा रहा था, कभी कोई रंग बिरंगा जोड़ा निकालता था, कभी कोई जोड़ा। मेरी नीम आंखों से इसे नज़र नहीं आई थी। कई दिन यूं ही गुजर गए। दिन में इसका बर्ताव और होता और रात को मुनफिद इंसान बन जाता। मैं हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। अब तो मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगी थी। हर नमाज के बाद अपने शोहर की सलामती और इसकी बेहतरी की दुआ मांगती। अक्सर रात को जब वो ये सब हरकतें करता कि मैं इसे मना करती तो मुझसे लड़ने लगता। एक आध दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि इसने मुझ पर हाथा उठाने की कोशिश की। एक रात मेरे जहन में ख्याल आया जिस पर मैंने पूरी तरह अमल किया। जैसे ही अहमद कमरे में दाखिल हुआ, इसने अपने मेकअप का सामान का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था। सारा मेकअप वहाँ से गायब था। वह आग बरसाती निगाहों से मेरी तरफ मुड़ा। मुझे लगा कि मुझे कच्चा खा जाएगा और मुझसे पूछ रहा था कि मेरा मेकअप का सामान कहाँ है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। ये सुनना था तो इसने मेरी गर्दन पे हाथ रख दिया। मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से चीखने लगी, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। इतनी हिम्मत किस में ना थी कि आकर मुझे इस जालिम इंसान से बचा ले, क्योंकि वह भूखे शेर की तरह मेरे देखते ही बोला, मेरा सामान कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी, मगर इसकी गिरफ्त में कोई कमी नहीं आई। रोते हुए वो फिर कहने हंसने लगा और तंजिया निगाहों से मेरी जानिब देखकर बोला, बताओ बोलती क्यों नहीं हो, कहाँ है मेरा सामान। इसकी गिरफ्त मजबूत हो रही थी। मेरी सांसें बंद हो रही थी। मैंने बोलने की कोशिश की कि बताती हूँ। जैसे ही मैंने कहा कि उसका हाथ ढीला पड़ गया। कहने कर लगा कि हाँ बताओ। अब मैंने इसे बताया कि वो मैंने अपनी अलमारी में रख दिया। वो पागलों की तरह अलमारी की तरफ बढ़ा और हर चीज़ उलट पलट कर अपना सामान निकाल लिया। मेरी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। शायद मैं इसका सामान छुपा दूंगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस रात मुझे अपनी किस्मत पर रोना आया। जी चाहता कि मैं हसन से माफ़ी मांगूं कि शायद इसकी माफ़ी मुझे ठीक कर दे, मेरी परेशानी से मुझे निकाल दे। खैर अगले कई महीने यूं ही गुजर गए। दिन में वो मेरे साथ ठीक हो जाता और रात को बदल जाता। एक रात मैंने अहमद से कहा कि आओ मैं तुम्हें खुद तैयार करती हूँ। यह सुनकर इससे भी खुशी हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये रोज़ का मामूल बन गया। अब मैं इसे तैयार करती, कब वो मेरा मेकअप करता। अब मेरी इससे खासी दोस्ती होगी। एक रात मैंने इसे कहा कि आज हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। वो इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। मैंने इसे कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मगर शायद अब वो मेरी नाराज़गी सह नहीं सकता था, इसलिए फ़ौरन मान गया। डॉक्टर से मैं पहले ही टाइम ले चुकी थी। वो डरा डरा सा मेरे साथ चल रहा था। जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें मुसलसल तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है, ये शायद तभी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो रहा था। कई महीने इलाज चलता रहा। मैं इससे डरती नहीं थी। अब वो रात को जो कहता मैं इसकी बात मान लेती। अगर कोई रंग बिरंग का दुपट्टा ओढ़ना चाहता तो मैं इसे दे देती। अगर वो कहता कि लिपस्टिक का ये शेड लगाओ तो मैं इसको वही लगाती, सिर्फ इसलिए कि वो उससे मुझसे दोस्ती बरकरार रहे। मैं इसके साथ साथ तस्बीह भी करती और इस पर फूंक भी मारती थी कि शायद कोई चीज़ इस पर असर कर जाए। एक रोज़ मैं हसन से मिलने भी गई, क्योंकि मैंने इसके साथ जामने जाने के काबिल तो नहीं थी, मगर मैंने हिम्मत करके इससे माफ़ी मांगी। मेरी जानिब नीम आंखों से देखने लगा। बोला कि मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत दी, हमेशा जान से अजीज़ रखा, मगर तुमने मुझसे बेवफाई की। इसकी बातें सच थी। मेरे दिल पर बहुत भारी पड़ रही थी। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ़ कर दो। तब इसने कहा कि यहाँ से चली जाओ, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। इसने मुझे माफ़ किया था या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर इसके बाद मैंने इसके सामने कभी नहीं की। अहमद का इलाज जारी रहा। मैं मुसलसल इसी डॉक्टर के पास ले जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसमें बदलाव आने लगा। अब जो मसला इससे रोज़ होता वो 1-2 दिन बाद होता।
اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ میری محبت میں احمد کے لیے کوئی کمی نہیں آئی تھی، میں اس سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ اب وہ مسئلہ اسے دوبارہ پیش نہیں آیا۔ میں اللہ کے آگے رو رو کر معافی مانگتی ہوں، اب وہ دن دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ احمد بالکل ٹھیک ہے، میرا ایک بیٹا ہے، بالکل زندگی ویسی ہے جیسے میں نے خوشی خواہش کی تھی۔ اللہ نے میری سختی ٹال دی۔ اللہ تعالی نے ماں کا رتبہ دیکھ کر میرے گناہ معاف کر دیے۔ میری آنکھیں آج بھی اپنے رب کے آگے جھکتی ہیں، اشکبار ہو جاتی ہیں، جس نے میری تمام تر گناہوں کو نظر انداز کر کے مجھے میری زندگی خوشیاں لٹا دی۔ حسن نے بھی دوسری شادی کر لی، اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔ اب احمد بالکل ٹھیک ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔